हेलो डियर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 15 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन। लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 37 के साथ एंड किया था और हम स्टार्ट भी यहीं पे कर रहे हैं। स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? एक कारण तो यह है कि हमने इस क्वेश्चन को पहले जो है वो पूरी तरह से फिनिश किया नहीं है, और दूसरा कारण यह है कि कल हमसे जल्दबाजी में एक मिस्टेक हो गई थी, तो उस मिस्टेक को जो है वो हम करेक्ट करना चाहते हैं आपके सामने, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रह पाए। हमने जैसा कि बताया था कि चूंकि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, है ना, एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी, इसमें एक लाइन थी डीई जो कि पैरेलल थी बीसी के बराबर। तो अगर डीई पैरेलल टू बीसी थी तो हमने क्या बताया था कि अगर हम दो ट्रायंगल कंसीडर करें, एक छोटा ट्रायंगल एडीई और एक बड़ा ट्रायंगल एबीसी अगर हम कंसीडर करें, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमने डिस्कशन ये किया था कि अगर आप गौर से देखें तो डी पैरेलल टू बीसी है, तो AB और AC एक ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहे हैं, और अगर वो ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहे हैं तो एंगल ADE दैट इज दिस एंगल इक्वल टू एंगल ABC हो जाएगा, दैट इज दिस एंगल, बाय द रिलेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली चूंकि DE पैरेलल टू BC है और AC एज अ ट्रांसवर्सल के तौर पे काम कर रहा है, तो एंगल AED इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के बराबर। क्या ये बात आपको समझ में आई थी? फिर हमने बोला कि चूंकि ट्रायंगल के दोनों एंगल्स हमने इक्वल कर दिए हैं, तो हमारे पास एक क्राइटेरिया होती है सिमिलैरिटी की, वो होती है एएस सिमिलैरिटी। उससे अगर हम देखें तो ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम साइड्स को प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। यहीं पे मैंने कल एक मिस्टेक कर दी थी, प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो सेम होता है। हमने बोला कि चूंकि हमें एडी की वैल्यू दे रखी थी, एबी पूछा है, तो हमने क्या बोला कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC होगा ना। देखो ध्यान से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो अगर इसका पहला और थर्ड प्लेस का अगर हम अल्फाबेट उठा रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का भी फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस का अल्फाबेट उठाएंगे। तो मैंने जल्दबाजी में कल मिस्टेक ये कर दी थी कि एक्चुअली में AE अपॉन AC लिखने के बजाय हमने AE अपॉन EC कल लिख दी थी। ये कल जो है हमने एक मिस्टेक जो है वो कर दी थी। तो आई होप ये आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है, आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये वाला जो है वो रॉन्ग एक्सप्रेशन है जिसको आपको यूज नहीं करना है। अच्छा, अगर हम इस रिलेशन का यूज करें, दैट इज AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, तो अगर आप सवाल को अगर गौर से देखेंगे, है ना, यहीं पे मैं सॉल्व करता हूं ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो जाए। तो आपको AD की वैल्यू दे रखी है कितनी? 2.4। तो आपको AD तो पता है, हाँ 2.4 सेंटीमीटर। आपको AB कैलकुलेट करना है, ओके। AE पता है क्या? हाँ AE भी आपको पता है। AE किसके बराबर है? तो AE सवाल में दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक। और एक पता होना चाहिए AC। अगर आप गौर से देखें तो AC की डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं दिया है ना, ये जो साइड AC है आपका, इसको आपका डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो AC को हम AE प्लस EC लिख सकते हैं, तो AC को हम AE प्लस EC के बराबर लिख सकते हैं। और चूंकि AE की वैल्यू 3.2 है और EC की वैल्यू 4.8 है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर किसके बराबर आ जाएगा? आपके पास आंसर जो है वो 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब ये कि हमने AC भी कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास AE भी है, AD भी है, तो क्या AB कैलकुलेट कर लें? चलिए वैल्यू पुट करते हैं अगले पेज के ऊपर। तो अपने पास रिलेशन ये है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देख लेता हूं एक बार फिर से, रिलेशन सही तो लिख रहा हूं ना मैंने? हाँ, AE अपॉन AC। अच्छा, AD की वैल्यू कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। चलिए रखिए यहां से। तो AD की वैल्यू अगर 2.4 रखोगे, AB कैलकुलेट करना है, AE की वैल्यू चेक कर लीजिए। तो अगर आप देखें तो AE 3.2 है और AC हमने अभी निकाला था किसके बराबर? 8 के बराबर। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 इंटू 2.4 अपॉन 3.2, है ना, ये जाकर के इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड में। तो अगर आप AB की वैल्यू सॉल्व करें तो ये 10 ऊपर गया है, 10 नीचे आया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, बिल्कुल। 8 चौको 32 होता है, और 4 से अगर आप इसको कट कर दें तो आपकी AB की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 6 सेंटीमीटर के बराबर आपकी AB की वैल्यू आ रही है। तो अगर आप यहां से ऑप्शन देखें तो आपका ऑप्शन डी वो ऑप्शन है जो कि 6 सेंटीमीटर के वैल्यू के बराबर आ रहा है। मैं आपको इस सवाल के माध्यम से सिखाना ये चाहता था कि जब आप साइड्स को सिमिलैरिटी के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी लिख रहे हो,
तो उस सिचुएशन में प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो सेम होता है। कभी कभी गलती मेरे से भी हो जाती है, बट आई वांट टू से यू दैट कि ये गलती आपसे ना हो जाए, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के अंदर। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड है। सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड कैसे है? तो जैसा कि आपको दिया गया था कि एक ट्रायंगल ए बी सी है और डी और ई जो है, डी एक लाइन है जो कि पैरेलल टू क्या है, बीसी। तो अगर आपको थेल्स थ्योरम पता हो तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी हो जिसके अंदर एक लाइन आपका पैरेलल टू एनी वन साइड हो, तो वो लाइन जो है वो बाकी बचे दो साइड्स को सेम रेशियो में बांटता है। तो अगर आप देखेंगे तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC लिख सकते हैं। बिल्कुल, AD की वैल्यू 2.4 है, BD की वैल्यू अपने को पता नहीं, AE की वैल्यू 3.2 थी और EC की वैल्यू आपको क्या दी गई थी, आपको दी गई थी 4.8। तो अगर आप यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको BD की वैल्यू देखे कितना मिलता है, तो 4.8 इंटू 2.4 अपॉन 3.2, ये 10 कैंसल, ये उठ कर नीचे आ गया 10। तो अगर आप देखेंगे तो 4 से एक ना, 4 से क्या करूं, 8 टाइम्स कट जाएगा, ये 12 टाइम्स कट जाएगा, 4 से ये 2, 4 से ये 3 टाइम्स और 2 से ये कट जाएगा 12, यानी कि 36 अपॉन 10 जो कि आपके बराबर आ जाएगा 3.6 के बराबर। और चूंकि आपको AB कैलकुलेट करना था तो पिक्चर से देखिए AB इज इक्वल टू AD प्लस DB होगा। देखो ध्यान से, ये जो AB है वो AD प्लस DB ले सकता है ना, और AD चूंकि पता था कितने बराबर, 2.4 के बराबर, और DB चूंकि 3.6 निकाल लिया है, तो दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के बात में ये बोलना चाह रहा हूं कि AB लेंथ निकालने के दो तरीके सीखे हमने। एक तो हमने सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके कैलकुलेट किया जिसके अंदर हमें AB की वैल्यू डायरेक्ट मिल जा रही है। दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया वो थेल्स थ्योरम का, कि अगर एक लाइन है आपके पास जो कि पैरेलल है किसी एक गिवन साइड ऑफ ट्रायंगल के, तो वो जो पैरेलल लाइन होगी ना वो बाकी बचे दो साइड को सेम रेशियो में बांटेगी, ये कहता है थेल्स थ्योरम। तो हमने थेल्स थ्योरम में अप्लाई किया, वहां से BD की वैल्यू कैलकुलेट करी, और चूंकि AB जो है वो AD और DB के समेशन के बराबर होगा तो आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले सवाल के ऊपर। सवाल आपका ये रहा स्क्रीन के ऊपर। सवाल क्या है कि एक आदमी है ना, देखे ध्यान से, अ मैन गोज 24 मीटर ड्यू वेस्ट, एक आदमी है जो कि 24 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाता है, एंड देन, और 24 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाने के बाद 10 मीटर नॉर्थ में जाता है। तो सवाल पूछा है हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कहता है कि आपको तो पता है ना कि डायरेक्शन 4 होते हैं हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और ये क्या हो सकता डायरेक्शन हो गया, वेस्ट। तो ये आदमी बेचारा यहाँ पे खड़ा है और सोच रहा है कि किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं। तो ये आदमी जो है वो 24 मीटर वेस्ट की हो गया। अच्छा, तो मतलब मैंने मान लिया कि अच्छा इधर गया होगा अपना फिर आदमी, है ना, ये जो आदमी है मान लीजिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, तो ये वेस्ट की ओर 24 मीटर गया है, तो हमने लिख दिया कि अच्छा 24 मीटर गया तो A पॉइंट पे पहुंच गया। फिर बोलता है कि जब वहां गया तो फिर वो 10 मीटर नॉर्थ की ओर गया। कुछ लोग क्या करते हैं 10 मीटर नॉर्थ के लिए इधर कर देते हैं, गलत है भाई। पहले वो वेस्ट की ओर गया और वहां से फिर वो 10 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर नॉर्थ की ओर मत ड्रॉ कर देना, ये गलत है, ठीक है। आई बात समझ में आता। तो चूंकि वो पहले वेस्ट में गया है उसके बाद वो नॉर्थ में गया है, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आप जो है वो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। तो आपको A पॉइंट से 10 मीटर जो है वो किधर जाना है, आपको A पॉइंट से अगर मान लीजिए 10 मीटर चला गया नॉर्थ में, तो मान लीजिए B पॉइंट पे पहुंच गया। सवाल आपसे पूछा था कितना दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट था O, फाइनल पॉइंट है B, तो आपको कैलकुलेट करना है कौन सा डिस्टेंस, OB। अगर आप गौर से देखें तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, है ना, इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB की अगर हम बात करें तो हाइपोटेनस यानी कि OB का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर है AB तो AB का स्क्वायर, और बेस है OA तो OA का स्क्वायर। अगर आप देखें तो AB की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 10 के स्क्वायर के बराबर। OA की वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 24 के बराबर, तो 24 का स्क्वायर। अगर आप 10 और स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 24 24 576, तो आ जाएगा आपके पास कितना
676 और है ना 676 की अगर हम बात करें तो OB का लेंथ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6676 जो कि 26 का अंडर रूट है ना 26 का परफेक्ट स्क्वायर है चूंकि 676, तो आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लेट मी मूव टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, आप इसको जो है वो घर पे जाकर के ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, इसको हम डिस्कस कर रहे होंगे अगले पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये है, सवाल ये है कि इन ट्रायंगल एबीसी कहता है एक एबीसी ट्रायंगल है, डीई पैरेलल टू बीसी है ना, ऐसा कुछ सवाल हमने पिछले बार में देखा था, हमने थेल्स थ्योरम अप्लाई भी करना सीखा। तो उन्होंने बोला है कि डी जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। सो दैट एडी की वैल्यू दे रखी है आपको, एई की वैल्यू दे रखी है आपको, डीबी की वैल्यू दे रखी है और ईसी की वैल्यू दे रखी है, और पूछा है कि एक्स की वैल्यू बताइए। तो क्या हम बोल दें कि चूंकि डीई पैरेलल टू बीसी है तो हम थेल्स थ्योरम का यूज करके ये बोल सकते हैं क्या, बाय थेल्स थ्योरम कैन वी राइट कि एक्चुअली में जो साइड्स का रेशियो होगा एडी अपॉन डीबी का वो इक्वल होगा एई अपॉन ईसी का। हाँ, यही तो थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए तो वो लाइन बाकी बचे दो साइड्स को सेम रेशियो में बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट नहीं सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। तो अगर डी पॉइंट पे मिल रहा है इसको तो एडी और डीबी दो रेशियो में बांटा, और जब एसी को मिलेगा ई पॉइंट पे तो इसको दो पार्ट में बांटा, एई और ईसी। तो हमने बोला कि दोनों पार्ट में जो बांटेगा उसका रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। AD अपॉन DB इक्वल टू A अपॉन EC, ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब गौर से देखें तो AD की वैल्यू आपको दे रखी है कितना, 7x माइनस 4, चलिए रख दीजिए 7x माइनस 4। DB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x प्लस 4, तो हमने रख दिया DB की वैल्यू 3x प्लस 4 के बराबर। AE अपॉन EC, AE अगर गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 5x माइनस 2 अपॉन EC की वैल्यू देखिए कितना है, EC की वैल्यू है 3x सेंटीमीटर यानी कि 3x। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इंटू 7x माइनस का 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस का 2। अच्छा चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3x इंटू 7x कितना हो जाएगा, 21x स्क्वायर। 3x में जब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x आ जाएगा। 3x इंटू 5x हो जाएगा 15x स्क्वायर। 3x इंटू माइनस हो जाएगा माइनस का 6, 5x इंटू 4 हो जाएगा 20x, और 4 इंटू माइनस हो जाएगा माइनस का 8। अच्छा अगर आप देखें यहाँ से इधर 20x स्क्वायर है, 21x स्क्वायर, इधर है 15x स्क्वायर, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर है ना, और 21x स्क्वायर में से अगर 15x स्क्वायर जाएगा तो 6x स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो ये 20x और माइनस का 6x आ जाएगा कितना, 14x आ जाएगा। और जब ये 14x इधर जाएगा तो माइनस का 12x और माइनस का 14x कितना हो जाएगा, माइनस का 26x। आई बात समझ में यहाँ तक। और ये जो माइनस का 8 है जब ये भी LHS में जाएगा तो प्लस का 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर हम इस इक्वेशन को लिखें यहाँ पे तो ये है 6x स्क्वायर माइनस का 26x प्लस का 8 इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो 2 जब कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का कितना 13x, एक मिनट ना, 13x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर से देखें तो ये फाइनली 2 जब उधर जाएगा तो डिवीजन में जाने है ना, 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। अगर आप गौर से देखें तो 3 इंटू 4 12 हो रहा है, तो 13 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 13 है और ना मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12। तो अगर आप इसको ऐसे तोड़ते हैं 12x और माइनस x तो आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। चलिए अगर आप 3x स्क्वायर और 12x में 3x कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा x माइनस का 4। इन दोनों टर्म्स में अगर आप माइनस कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा x माइनस 4। दोनों टर्म्स में से अगर x माइनस 4 कॉमन निकाल लें ये बन जाएगा x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 4 आएगी या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 के बराबर आ जाएगी। तो हमसे देखते हैं ऑप्शन के अंदर क्या क्या ऑप्शन हमें उन्होंने दिए हैं। तो उन्होंने अगर देखोगे तो x इक्वल टू 3 नहीं, गलत है, x इक्वल टू 4 यस इट इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 2.5 इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। ये था आपका लेक्चर नंबर 15 का टोटल कंटेंट। आई होप आपको थेल्स थ्योरम के कॉन्सेप्ट रिवाइज हुए होंगे। एक ही सवाल को सिमिलैरिटी और थेल्स थ्योरम दोनों से हम कर सकते हैं ये भी आपको रियलाइज हुआ होगा।
तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर।